हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्टिंग के कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे। ना केवल सॉल्यूशन देखेंगे बल्कि उससे एसोसिएटेड जो कंसेप्ट्स हैं उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। पहला है प्रॉब्लम नंबर 1.1। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। सो इसमें देखो, इसमें चार्ज का वैल्यू दिया गया है, दो चार्ज का, और दोनों पॉजिटिव चार्ज है। उनके बीच का जो गैप है वो 30 सेंटीमीटर है और एयर में रखा गया है। फिर दोनों स्मॉल चार्ज है, सो उसको एक पॉइंट चार्ज की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। क्लियर है? तो एक पॉइंट चार्ज Q1 हुआ और उससे आपको 30 सेंटीमीटर के गैप पर दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है। जहाँ ये Q1 का वैल्यू है, ये Q2 का वैल्यू है, और इनके बीच का गैप 30 सेंटीमीटर है, डेट इज 0.3 मीटर है। सो ये चार्ज किस में रखा गया है? एयर में रखा गया। अब ये फोर्स हम लोग कूलम लॉ से कैलकुलेट करते हैं। सो बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, अब फोर्स का फॉर्मूला लिख दोगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? जहाँ के का वैल्यू क्या है? के एक आपको कांस्टेंट है जिसका वैल्यू, यदि एसआई यूनिट की बात करेंगे तो उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यदि फ्री स्पेस या एयर की बात करेंगे तो ये उसका परमिटिविटी होता है जिसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। और एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। मान लो कि इन दोनों चार्ज को आप वाटर में से डाल दिए या किसी दूसरे मीडियम में आपने रखा, तो आपको जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो आपको चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर एप्सिलॉन आर एक टर्म आएगा जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलोगे, या फिर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलोगे। ठीक है? सो इन सब के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में अच्छे से एक एक करके देखेंगे। सो क्लियरली जब यदि एयर, और ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर होता है, एयर या फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में, मीन्स कि एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो क्लियरली एयर के केस में जो फोर्स का वैल्यू होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि हम लोग एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यदि सीजीएस यूनिट के बारे में बात करेंगे तो के का वैल्यू, यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सो क्लियरली फोर्स का वैल्यू ये है। मैं सारा वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मुझे आंसर आ जाएगा। सो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ठीक है? और चार्ज का वैल्यू देखो क्या हो गया? 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर, डेट इज 0.3 इंटू 0.3। सो अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सो फोर्स का वैल्यू हो गया F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, और ये 3 इंटू 2 6 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁻2। सो ये हो गया आपको 10⁻⁻12, डेट इज 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। सो फोर्स का वैल्यू आया 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। और ये फोर्स एट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा? देखो दोनों सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज होने पर फोर्स आपको रिपल्सिव होगा। सो Q2 पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और Q1 पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा।
क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1.2 देख रहे हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स? व्हाट इज द फोर्स ऑफ सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट? देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, और यहाँ पर हम लोग आपको दिया गया स्मॉल स्फीयर। स्मॉल स्फीयर देने का मतलब है कि आपको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करना है। आपको इसको स्फीयर की तरह ट्रीट नहीं करना है, आपको ट्रीट करना है कि एक पॉइंट चार्ज है। क्लियर है। सो ये आपको इसका एक पर चार्ज दिया गया 0.4 माइक्रोकूलम, और दूसरा आप सपोज करो इनके बीच का डिस्टेंस r है, और वहाँ पर चार्ज का वैल्यू क्या है? -0.8 माइक्रोकूलम। जैसा आपको मालूम होगा 1 माइक्रोकूलम होता है 10⁻⁻6 कूलम के इक्वल। कूलम एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए हम लोग जनरली माइक्रोकूलम का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर फोर्स का वैल्यू 0.2 न्यूटन दिया गया है। सो एगेन आप फॉर्मूला लगा दोगे, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r², ये आपको फोर्स का वैल्यू हो गया। और यहाँ से आपको इनके बीच का डिस्टेंस r कैलकुलेट करना है। सो r² हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई f। मैं यहाँ पर एप्सिलॉन r इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि ये एयर में है। क्लियर है। जब आपको कुछ दिया नहीं जाए ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एयर मानना, एयर या फ्री स्पेस। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 9 × 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू आप डाल दो 4 × 10⁻⁷ कूलम हो जाएगा, और Q2 का वैल्यू है -0.8 माइक्रोकूलम। आपको मैग्नीट्यूड में आप इंटरेस्टेड हो, सो आप लिखोगे 0.8 या फिर 8 × 10⁻⁷ कूलम डिवाइडेड बाय फोर्स का वैल्यू। देखो फोर्स का वैल्यू क्या है? 0.2 न्यूटन, दैट इज 2 × 10⁻⁻1। सो ये हो गया 9 × 10⁻⁹, और ये हो गया 32 × 10⁻14 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁻1। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये 2 को से 16 में कैंसिल हो गया। सो 9 × 16 × 10⁻9 इंटू ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻13। सो 10⁻⁻13, और यहाँ से ये हो गया 9 × 16 × 10⁻⁻4। सो ये वैल्यू आपको किसका है? r² का है। सो क्लियरली यहाँ से r का वैल्यू हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, और इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 × 4 × 10⁻⁻2 मीटर, दैट इज 12 × 10⁻⁻2 मीटर, और ये हो गया 0.12 मीटर। सो इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हुआ 0.12 मीटर, और फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, बिकॉज दोनों अपोजिट चार्ज में है। क्लियर है। अब फिर पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। सो जितना फोर्स से फर्स्ट स्फीयर दूसरे स्फीयर को खींचता है, उतना ही फोर्स से दूसरा स्फीयर भी फर्स्ट स्फीयर को खींचता है। सो ये फोर्स आपको F1 है। अब आप इसको कैसे बोलोगे? यदि ये चार्ज नंबर 1 है और ये 2 है तो इसको बोलोगे F12, मीन्स की फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, और इसको क्या बोलोगे? F21। सो F21 इसकी तरफ होगा और F12 इसकी तरफ होगा। सो आप बोलोगे कि फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर is also equal to 0.2 न्यूटन। क्लियर है। और ये देखो आप इसको यदि वेक्टर नोटेशन के रूप में लिखना चाहोगे तो लिखोगे F12 इज इक्वल टू -F21, बिकॉज F12 इस तरफ लग रहा है और F21 इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है, समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.3, check that the ratio KE square divided by GME/MP is dimensionless. Look up a table of physical constant and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है बच्चों, ये ना आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें ये बताना है कि ये जो टर्म है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इसके लिए आपको इसका डायमेंशन निकालना होगा और उसके बाद फिर आप इसको प्रूफ करोगे। जहाँ K का वैल्यू क्या है?
के आपको है 1/4πε0। क्लियर है? सो हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। सो कहाँ से ये के का वैल्यू आप देखे हो, ये होता है फोर्स का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डेट इज 1/4πε0 का वैल्यू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। सो इसका डायमेंशन निकालने के लिए आपको इसके पूरे का डायमेंशन निकालना होगा। मीन्स कि आपको एफ का डायमेंशन आर स्क्वायर का डायमेंशन डिवाइडेड बाई Q1 और Q2 दोनों आपको Q ही बोल सकते हो। सो Q क्या है? चार्ज है। तो आपको मालूम है कि करंट I होता है Q बाई टी, डेट इज चार्ज बाई टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। सो यहाँ से Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? IT। क्लियर है? अब I का डायमेंशन क्या होता है? करंट का होता है एम्पियर और टाइम का क्या होता है? T। तो Q का डायमेंशन हो गया AT। सो यहाँ से फोर्स का आपको मालूम है MLT-2। कहीं से भी कुछ भी छोटा से छोटा बेसिक से बेसिक डाउट होने से आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा, पर्सनली जवाब दूंगा। इनटू L स्क्वायर ये हो गया डिवाइडेड बाय A स्क्वायर T स्क्वायर। क्लियर है? सो यहाँ से ये हो जाएगा ML3 T⁻⁻4 A⁻²। ये आपको निकल गया K का डायमेंशन। अब आपको निकालना है G का डायमेंशन। सो G कहाँ से आएगा? आपको मालूम है फोर्स न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा। सो यहाँ से G का डायमेंशन आ जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। फिर अगेन आप सबका डायमेंशन ले लो इंडिविजुअल। सो ये m1 m2 की जगह m ही रखो और ये हो जाएगा MLT-2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। क्लियर है? सो ये क्या हो गया? आपको हो गया m⁻⁻1 L⁻Q T⁻⁻2। सो ये हो गया G का। अब आप निकालो इसका वैल्यू। सो के स्क्वायर डिवाइडेड बाई GME MP क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। MP क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। सो के का आपने निकाला डायमेंशन ML3 T-4 A-2। यहाँ से आप देख सकते हो। और ये है आपको E क्या है? चार्ज है। सो चार्ज का डायमेंशन आपको मालूम है क्या होता है? AT होता है। सो A स्क्वायर T स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या है? आप देखो GME MP। सो G का वैल्यू क्या है? G का है आपको m-1 LQ T-2 और मास का क्या होगा? m स्क्वायर। ठीक है? सो ये नीचे डिनोमिनेटर आप न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर में क्या हुआ? MLQ T⁻⁻2। देखो -4 और +2 क्या हो जाएगा? -2 और A⁻0 और नीचे में क्या हो जाएगा? MLQ T⁻⁻2। सो क्लियरली ये हो जाएगा आपको m⁻0 L⁻0 T⁻0 A⁻0। सो दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो आपने निकाल लिया कि ये जो क्वांटिटी आया ये आपको डायमेंशनलेस आया। अब आपको जो फिजिकल कांस्टेंट के टेबल को देख करके इसका वैल्यू इस रेशियो का कैलकुलेट करना होगा। अब आप सारे टर्म का वैल्यू डाल दो और फिर उसके बाद आप कैलकुलेट कर लो तो देखो क्या आंसर आता है। सो आपको बेसिकली जो टर्म है वो क्या है? के स्क्वायर डिवाइडेड बाई GME MP। सो के का वैल्यू था 1/4πε0। 1/4πε0 का आपको मालूम है क्या होता है वैल्यू? 9 × 10⁹ होता है। और E स्क्वायर क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। सो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई G का वैल्यू क्या है? सो इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 और Me क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg और MP क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन जिसका वैल्यू क्या होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। सो इस सबको जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसका वैल्यू आएगा आपको 2.4 × 10⁻39। क्लियर है? ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मीन्स कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। सो अब ये एग्जैक्टली क्या सिग्निफाई कर रहा है, नेक्स्ट चीज पूछ रहा है। सो अब देखो ये क्या आया था? 1/4πε0 E स्क्वायर
ठीक है, और डिवाइडेड बाई आप आर स्क्वायर कर सकते हो, एंड ये नीचे में क्या हो जाएगा, GME MP/r², मीन्स कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो ये आपको मालूम है ये क्या है, ठीक है, ये है आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी ई होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज भी ई होता है। सो आप बोल सकते हो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्लियर है। और ये क्या है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ही क्यों लिखा है, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन एंड प्रोटॉन भी मैं लिख सकता था, लेकिन ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम आपसे रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स चाह रहा है। और नीचे में चूंकि MEMP दिया गया, इसका मतलब ऊपर में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है जो कि अट्रैक्टिव होगा, और नीचे में ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो दिस इज द रेशियो, आप लिखोगे दिस इज the ratio of electrostatic force and gravitational force between proton and electron। और डेफिनेटली ये आपको क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर का होगा। सो आप समझ गए होगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 1.4। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ये बोला है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ए स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। और बी पार्ट बोल रहा है कि व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। तो देखो, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी में क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब क्या है, क्वांटा के फॉर्म में वो ट्रांसफर हो रहा है, वो इंटीजर फॉर्म में होगा। मीन्स कि ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आप जो चार्ज जो ट्रांसफर होगा, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो निगेटिव चार्ज होता है। आपको मालूम है एक बॉडी है ए, दूसरा बॉडी है बी। सो यदि ए से बी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का सपोज करो ट्रांसफर हुआ, तो इस पर +2 चार्ज आ जाता है और इस पर -2 चार्ज आता है। मालूम है आपको ये चीज। सो क्लियरली जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इंटीग्रल नंबर ऑफ होगा। दैट इज चार्ज आर नॉट ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन। इट मीन्स एनी बॉडी कैन नॉट एक्वायर चार्ज इक्वल टू फ्रैक्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपको 9/4 इलेक्ट्रॉन्स मिला है या आपको 7/3 इलेक्ट्रॉन्स मिला है ना, आप बोलोगे हमेशा उसको इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला है। अब फिर सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि क्वांटाइजेशन जब इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर लार्ज स्केल चार्ज पर डील करते हैं तो क्वांटाइजेशन का रोल क्यों खत्म हो जाता है, क्यों नहीं होता है। तो देखो, मैक्रोस्कोपिक लेवल या लार्ज स्केल लेवल पर क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। चार्ज यूजुअली किस में होता है, माइक्रोकूलम में होता है, मीन्स कि 10⁻⁻⁶ कूलम के फॉर्म में होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ई, उसका वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब ध्यान दो कि इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग से ही चार्ज आता है, न कि प्रोटॉन का कोई शिफ्टिंग नहीं होता है। सो सपोज करो कि लार्ज स्केल चार्ज आपको 1 माइक्रोकूलम है। सो 1 माइक्रोकूलम चार्ज ट्रांसफर होने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये मैं कैलकुलेट करता हूं। सो आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो 1 माइक्रोकूलम दैट इज 10⁻⁻6 कूलम के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उससे आप इसे डिवाइड कर दोगे, और ये आएगा 1 / 1.6 × 10⁻13 दैट इज 0.625 × 10⁻13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखो, ये जो टर्म है ये 10⁻13 है, इसका मतलब क्या होगा, 625 × 10⁻10। ठीक है। सो लार्ज, आप यदि लार्ज नंबर ऑफ चार्ज लोगे या मैक्रोस्कोपिक स्केल लोगे, तो उसमें ना हमेशा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंटीजर ही आ जाता है।
क्लियर है। आप सपोज करो कि 1 पिको कूलम ले लो, जबकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल चार्ज है, लेकिन स्टिल आप देखोगे कि ये आपको इंटीजर ही आता है। 1 पिको मीन्स क्या हुआ, 10⁻⁻12। सो 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अगेन ये आपको हो जाएगा 625 इंटू 10⁴। सो क्लियरली ये फिर से इंटीजर आ गया। सो यही चीज यहाँ लिखा गया है, इन मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू चार्ज on an electron, so the total number of electrons making that much charge automatically equal to integer number। ठीक है, जितना आपको ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम होने के कारण जो टोटल नंबर चार्ज है ऑटोमेटिकली इंटीजर नंबर आ जाता है। हेंस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ नो यूज ऑन मैक्रोस्कोपिक स्केल एंड इट कैन बी इग्नोर्ड सेफली। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1.5, ये बोल रहा है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ। अ सिमिलर फेनोमेनन इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बोल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है उससे ये कैसे कंसिस्टेंट है। आप यदि दो बॉडी को रब करते हो तो चार्ज दोनों पे आ जाता है। सो इसका रीजन क्या है, चार्ज इज नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, it is merely transferred from one body to another body. So when a glass rod is rubbed with silk cloth, then due to rubbing, ठीक है, रब करने के कारण क्या होता है कि glass loses some electron and silk acquire those electron. So basically रब करने पर एक बॉडी जो कि ग्लास है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा बॉडी जो सिल्क है जो इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करता है। सो एन इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अपीयर्ड ऑन बोथ बॉडी। आपको मालूम है जो बॉडी चार्ज लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो गेन करता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। सो दैट्स वाई ग्लास इज पॉजिटिवली चार्ज वाइल सिल्क इज निगेटिवली चार्ज। सो आप देख रहे हो नेट चार्ज इन दोनों के कॉम्बिनेशन का क्या है, जीरो है। इनिशियली भी जीरो था, रब करने के बाद भी जीरो हो गया, लेकिन अंतर ये हुआ है कि चार्ज चूंकि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर्ड हो गया इसलिए एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एक निगेटिवली चार्ज हो रहा है। सो दिस इज इनकंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन of charge. Phenomenon is called as charging by friction and the net charge on glass plus silk system is zero. Clear है?